नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग करेंगे एएलपी का सेट नंबर 1। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 1, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 9/8/2018 का क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 ये हो जाएंगे। शिफ्ट 1 है, 9/8/2018 का क्वेश्चन है और ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग करेंगे आज जीके और जीएस का क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। इसमें कुछ करेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। उसको छोड़ दीजिएगा, करेंट को क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि 2018 का ही करेंट है। आइए नहीं पूछेंगे, 2023 या 24 का करेंट आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप्स है। इनमें कौन सा एक क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता है जो क्या है, एक सेप्रोट्रॉप्स, यानी इसको बोलते हैं मृत पोषित। इसको क्या बोलते हैं, मृत पोषी। मतलब इसके बारे में ये होता है कि वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों से क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग मृत पोषी बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। उसको क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। और एक बात और है कि कुकुरमुत्ता में है जो सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। कुकुरमुत्ता में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। कबूतर के बारे में पता है क्या है, एक सर्वाहारी होता है। कबूतर है जो सर्वाहारी है। शैवाल है जो एक कोशिकीय है। क्या है, ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय के रूप में होते हैं। एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। शैवाल जो है एक कोशिकीय से लेकर ये बहुत कोशिकीय होते हैं। ये ज़्यादातर आपको समुद्री शैवाल के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अधिकांश शैवाल होते हैं, अधिकांश शैवाल प्रकाश संश्लेषण में ही होता है। अधिकांश शैवाल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक कैरोला नाम का शैवाल होता है। कैरोला नाम का एक क्या है, शैवाल है जो एक कोशिकीय शैवाल है। ये भी क्या है, एक तरह के एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। और शैवाल जो होते हैं ये प्रोटीन का सबसे अच्छा ये स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला करेंट सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। फिर मैथ है, उसके बाद यहाँ जीके का क्वेश्चन देखिए। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ था कि 1947 का कानून के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिए गए थे। 23 मार्च बात करें तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। और 3 जून 1947 को
3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना क्या हुआ था, प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मैथ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को सिर्फ हम जीके और जीएस का क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है ना। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या हो जाएंगे, पहला ए द्रव्यमान संख्या बराबर पी परमाणु संख्या प्लस ए न्यूट्रॉन संख्या। ये फार्मूला होते हैं ए बराबर ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ से निकाल सकते हैं आप न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको इधर रह जाएगा तो यानी एन बराबर ए माइनस पी, ए बराबर एन माइनस पी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस क्या होती है कि निकलती है। क्लोरीन की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्धिकरण के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करते हैं। और पानी को शुद्ध करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसका नाम क्या है कि इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या एक सफ़ेद पाउडर है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं चूने का क्लोराइड। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो, सबसे बात करें तो सबसे पहले किसने किया था, ग्लासगो। इसका निर्माण सबसे पहले ग्लासगो के चार्ल्स टेनाइट है ना, क्या नाम था, चार्ल्स टेनाइट है ना, चार्ल्स टेनाइट थे, इसका सबसे पहले निर्माण किया था। इसका उपयोग की बात करते हैं गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। पीने के जल को शुद्धि करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में पानी, इसमें क्या होता है कि इसमें पानी मिलाया जाता है, उसके बाद क्या क्या इसको क्लोराइड एसिड और हाइपोक्लोराइड एसिड के साथ क्लोराइड गैस क्या होती है, बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे डैश समूह से संबंधित है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग है जो उपस्थित नहीं है, वो कौन से समूह हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइलोफाइट। बात करते हैं कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है।
कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कवक है जो, कवक, इसके साथ में शैवाल, कवक, शैवाल, कवक, शैवाल और लाइकेन, ये थाइलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ये क्या आते हैं? थाइलोफाइट के अंतर्गत आते हैं कवक, शैवाल और लाइकेन। शैवाल का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और जो चट्टान पर जो उगने वाले शैवाल होते हैं उसको लिथोफाइट बोलते हैं। उसको वो क्या बोलते हैं? लिथोफाइट। ठीक है। थाइलोफाइट जो होते हैं पौधे के जीवन का आदिम रूप शामिल है। इसमें क्या होता है कि संवहनी ऊतक नहीं होते हैं जो पानी को और खनिज के परिवहन में मदद करते हैं, इसलिए वे आमतौर पर नम स्थानों पर पाए जाते हैं। थाइलोफाइट को शैवाल और कवक में क्या किया गया? विभाजित किया गया। एक होता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट स्थलीय पौधों में सबसे सरल होते हैं। ब्रायोफाइट खुली चट्टान मिट्टी पर वे पौधे के उत्तराधिकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। सर्चलाइट का प्रवर्तक कौन सा है? सर्चलाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्चलाइट का प्रवर्तक क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक नाम और है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। अवतल दर्पण का एक नाम है जो उसका बोलते हैं अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और टॉर्च या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग होते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में दाढ़ी बनाने में और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी इसका उपयोग करते हैं। और जो एक और मेन पॉइंट है, जो अवतल दर्पण जो बने प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक, है ना। अवतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब है वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और आभासी। सीधा हो गए, साथ में क्या हो जाएंगे? उल्टा, क्योंकि वास्तविक बनने के बाद क्या होता है? ये उल्टा हो जाएंगे। ठीक है। वास्तविक, आभासी, सीधा और उल्टा, ये मेन है। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे। एक उत्तल दर्पण आते हैं, या वह दर्पण है जिसकी प्रवर्तक सतह वक्ता केंद्र से दूर होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब जो होते हैं जो आभासी और सीधा होते हैं, क्या हो जाएंगे? आभासी और सीधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। NH4 होल्ड टू SO4। NH4 होल्ड टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे 15। टोटल कितने हो जाएंगे? 15। इसको काउंट कर सकते हैं आप लोग। N बराबर
बात करें तो n बराबर कितना हो जाएंगे 2। देखिए इसके पावर में है तो इसका ये हो जाएंगे 2। h बराबर बात करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के h बराबर कितने हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 और 4 यानी 8 हो जाएंगे। s की बात करते हैं तो s सिंगल है तो s बराबर 1। o बराबर बात करते हैं तो 4। टोटल बात करते हैं तो कितना हो जाएंगे 5 इधर हो गया और 10 इधर यानी 15। टोटल कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, यहाँ से इसे काउंट कर सकते हैं परमाणु। उसके बाद बात करते हैं किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक रासायनिक गुण होते हैं उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। अणु है जो एक से अधिक परमाणु से बने होते हैं। इसमें जैविक अणु की बात करते हैं जैसे प्रोटीन, डीएनए कई हजारों परमाणुओं से बने होते हैं। किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है परमाणु, जिसमें रासायनिक तत्व के सभी गुण क्या होते हैं मौजूद होते हैं। परमाणु का विशिष्ट आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉन है ना, क्या हो जाएंगे 1 एंगस्ट्रॉन होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रैनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। रैनबियर के नोट्स जो होते हैं सूक्ष्म रिक्त स्थान में होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइलिनकृत एक्सोन में। माइलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं रैनबियर के नोट्स। इसके बारे में देखिए थोड़ा कि जो रैनबियर होते हैं ये न्यूरॉन के धुरी को रैनबियर जो नोट्स जो होते हैं श्वास कोशिकाओं को गिलियन कोशिका भी कहा जाता है। इसमें तंत्रिका कोशिका के अंदर जो अक्ष तंतु होता है उसे अंदर न्यूरोलोमा पाई जाती है और न्यूरोलोमा जिस स्थान पर अक्ष तंतु से चिपकी होती है उस स्थान को ही रैनबियर नोट्स कहते हैं। समझे क्या होता है कि श्वास कोशिकाओं को गिलियन कोशिका भी कहते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका के अंदर जो अक्ष तंतु होता है उसमें उसके अंदर न्यूरोलोमा पाई जाती है। ठीक है, न्यूरोलोमा जिस स्थान पर अक्ष तंतु से चिपकी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रैनबियर नोट्स कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि अक्ष तंतु को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। रैनबियर अक्ष तंतु को पोषण और ऑक्सीजन तैयार करता है। ठीक है, अगला देखिए कुछ मैथ के। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है कि मेंडलीव की आवाज़ सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। ठीक है, मेंडलीव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मेंडलीव की आवाज़ सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इसका हो जाएंगे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वो क्या क्या थे मेंडलीव ने तत्वों को सजाए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो थे मेंडलीव, पहले जानिए मेंडलीव रूस के वैज्ञानिक थे। मेंडलीव थे जो रूस के क्या थे वैज्ञानिक थे। इसके आवर्त सारणी में 9 समूह 7 आवर्त थे। 9 है जो समूह थे और आवर्त की बात करते तो
7 आवर्त, 9 समूह थे और 7 आवर्त थे। ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल तत्व की बात करते हो तो कितने तत्व थे? 63 तत्व रखे गए थे। और फिलहाल अभी आधुनिक की बात करते हैं, मॉडर्न में, तो 180 है ना, कितने हैं? 118, 118 तत्वों की जानकारी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में SC, GA और GE इसको शामिल किया गया था बाद में। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज की बात करते हो तो 1869 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 34, प्रतिरोध की एसआई इकाई। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ओम। क्या हो जाएंगे? ओम, है ना, ओम लिखते हैं ना इस टाइप से, इसका क्या हो जाएंगे? ओम। इसका एसआई मात्रा की बात करते हैं तो ओम मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओम मीटर। एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएंगे ओम मीटर। इसका फार्मूला क्या होता है? आर बराबर VY आई, आर बराबर V/VY/I, है ना। ठीक है। कुछ और मात्रक हम बता देते हैं तो नोट कर सकते हैं। विद्युत आवेश का हो जाएंगे कूलम। विद्युत आवेश का क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे कूलम। विद्युत ऊर्जा की बात करते हो तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएंगे? किलो वाट घंटा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या हो जाएंगे? एम्पियर। उसके बाद विद्युत विभव, एक आते हैं विद्युत विभव, इसका हो जाएंगे वोल्ट। ठीक है। इसका हो जाएंगे कार्य का मात्रक क्या हो जाते हैं? जूल, है ना। कार्य का मात्रक जूल। एक आते हैं न्यूटन शक्ति का। अगला है कि 37, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा को विपरीत होता है? किसकी विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण? तो हो जाएंगे वेग का। इसका सही उत्तर हो जाएंगे वेग का। त्वरण एक सदिश राशि है। उसके बाद त्वरण का सूत्र की बात करते हैं तो ए बराबर V-U/T, V-U/T। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण किसको बोलते हैं? तो किसी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण ही बोलते हैं। त्वरण का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L/T-2। ठीक है। वेग की बात करते तो वेग एक सदिश है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएंगे द्रव्यमान और वेग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान और वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान गुना वेग, यानी वेग इंटू द्रव्यमान। ठीक है, वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग एक सदिश राशि के रूप में मानते हैं, यानी P बराबर mv, द्रव्यमान गुना वेग, P बराबर mv। संवेग का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो kg मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ लिख देते हैं। संवेग का मात्रक क्या हो जाएंगे? एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन यानी बीमा क्या हो जाएंगे? mlt -1। इसका डायमेंशन यानी बीमा क्या हो जाएंगे? mlt -1। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल के बराबर होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऑक्टेट वर्गीकरण यानी न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में कौन सा एक अंतिम तत्व है? सबसे लास्ट तत्व की बात कर रहा है। तो इसमें न्यूलैंड में सबसे लास्ट तत्व में क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी थोरियम। इसका क्या हो जाएंगे? थोरियम। इसमें क्या था कि न्यूलैंड के वर्गीकरण में थोरियम न्यूलैंड के नियम के द्वारा अष्टक वर्गीकरण में अंतिम तत्व था। थोरियम के परमाणु संख्या की बात करते तो इसका क्या हो जाएंगे? 90 है। इसके बाद बात करें, थोरियम एक एक्टिनाइड श्रृंखला में रखा गया। थोरियम को कहाँ पे रखा गया है? तो एक्टिनाइड है ना, एक्टिनाइड श्रृंखला में इसको रखा गया। थोरियम की बात करते हैं तो एक और है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक वर्गीकरण में परमाणु भार द्वारा तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। न्यूलैंड ने क्या किया था कि ये परमाणु भार के अनुसार तत्वों को वर्गीकरण किया गया था। भार है ना, परमाणु भार के अनुसार तत्वों को क्या किया था? वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। और मेंडलीफ में क्या किया थे? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। मेंडलीफ में परमाणु एक क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ में किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया? मेंडलीफ के द्वारा। तो परमाणु द्रव्यमान, और न्यूलैंड ने परमाणु भार के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। न्यूलैंड नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण के अनुसार किसी एक प्रकार से शुरू होने वाला आठवां तत्व है, दिए गए प्रकाश में पहले तत्व के क्या हो रहा है कि वो दोहरा रहा है। पहले तत्व को दोहरा रहा है। या क्या होना चाहिए उसमें कि या संगीत के सुर के गुण के समान ही होना चाहिए। गुण के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अगला देख लेते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जी का क्वेश्चन है, पीर पंजाल सुरंग स्थित है। पीर पंजाल सुरंग स्थित है तो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कोंकण रेलवे जो है 760 लंबा रेल मार्ग है जो रोहा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र को मैंगलुरु स्टेशन कर्नाटक से जोड़ता है, कोंकण रेलवे। इसके बाद करते हैं पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11.5
11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर लंबाई है पीर पंजाल की। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक लगभग 9,438 किलोमीटर 9,438 किलोमीटर लंबा है ये। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चली थी 1969 में, 1969 में चली थी, है ना, दिल्ली से हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चली थी। कुछ रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो अटल सुरंग बात करें। अटल सुरंग, एक मिनट, अटल सुरंग की बात करते हैं तो अटल सुरंग कहाँ पे है तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 9,020 मीटर, है ना, यानी 9 किलोमीटर 20 मिनट। उसके बाद बात करते थे पीर पंजाल, अभी हम लोग पढ़े थे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई 11.2। संगलदान, एक आता है संगल, यहाँ लिख देते हैं संगलदान सुरंग, जो कितने मीटर है 8 किलोमीटर के, यानी 800 मीटर, 8 किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ, 8 किलोमीटर। ये भी जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन पूछता है जवाहर और बनिहाल सुरंग, जवाहर या बनिहाल, जवाहर और बनिहाल सुरंग, इसकी लंबाई लगभग 2.85 मीटर। ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कुछ सुरंग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 51 में क्वेश्चन है, बट ये करेंट का क्वेश्चन है। कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की मालिक कौन है, को सभी पता है, शाहरुख खान। अभी कौन हो जाएंगे, शाहरुख खान और जूही चावला। ठीक है, अगला देखिए। मैथ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम क्या होगा कि मुद्रास्फीति ही कहलाएगा। दवाई में, स्मार्टफोन में, ऑटोमोबाइल में, पेट्रोलियम में। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्मार्टफोन में, ऑटोमोबाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऑटोमोबाइल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। पेट्रोलियम के उत्पाद में अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ों के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने भी माल ढुलाई होते हैं जो डीजल गाड़ियाँ से होती हैं, ट्रक वगैरह से, अगर इसके दाम बढ़ेंगे तो सभी उत्पाद चीज़ों पे भी दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन है चिंतावान उपन्यास जो है, हाफ ऑफ व्हाट आई से, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। तो हो जाएंगे अनिल मेनन। इसका क्या हो जाएंगे, अनिल मेनन। उसके बाद आते हैं नामिता गोखले। इसका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। के आर मीरा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई थी 2015 में। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए।
आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ठीक है। 62 क्वेश्चन देखिए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या होते हैं? अलैंगिक प्रजनन में पूछा है अलैंगिक, तो इसका हो जाएंगे नए जीव जनक जो माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक में क्या होते हैं? जो माता पिता के समान होते हैं। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने। लैंगिक प्रजनन की क्षमता सबसे ज़्यादा क्या होती है? अधिक होती है। लैंगिक प्रजनन की क्षमता की बात करते हैं तो ये क्या होती है? इसका अधिक होती है। गुणसूत्र लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लक्षण को जीन कहते हैं। लैंगिक जो होते हैं जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग में जो युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक में क्या होते हैं? जब संतति की उत्पत्ति एक जनन द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसके अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक कहलाता है। अगला है कि उस धातु का नाम बताना है जिसे आसानी से चाकू से काटते हैं। तो ये लगभग सभी को पता होंगे। इसका आंसर सोडियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? सोडियम एक मुलायम क्षारीय धातु है ना। सोडियम Na24 जिसको बोलते हैं इसका उपयोग थक्के का पता लगाने में किया जाता है। सोडियम है जो पानी पे आसानी से तैर सकता है क्योंकि ये हल्का होता है पानी से, और ये विद्युत का सुचालक होता है। इसे पानी या अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। और सोडियम जो है समुद्री पानी से निकाला जाता है। इसको हम लोग केरोसिन, एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, सोडियम को कहाँ रखा जाता? तो केरोसिन को तेल में। समूह 1A की क्षार धातुओं को नरम धातु के रूप में जाना जाता है। इसका क्वथनांक बिंदु की बात करें तो नीम होता है, यानी कम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंजियम को चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम को आसानी से हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है। अगला करेंट का क्वेश्चन है, देखिए। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? यानी करेंट का क्वेश्चन है। तो इसका देख लीजिए, करण महाजन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एक है इसका, एक करेंट का क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है ना, फॉर्मिक अम्ल। इसका क्या हो जाएंगे? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक के रूप में काम करते हैं। ये लाल चींटी, जुओं, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इसका फार्मूला की बात करते तो ये भी देख लीजिए। इसका फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH2O2, CH2O2, इसके बाद HCHCOOH,
HCOOH, CH2O2 HCOOH। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे, कपड़ों से धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे। एक आता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है C4H6O5। एक डाइकार्बोजिलिक अम्ल है ये, जो सेब, जंगली सेब, चेरी जैसे फलों में पाया जाता है मैलिक अम्ल। टैनिक अम्ल की बात करते हैं। एक आते हैं टैनिक अम्ल, अखरोट में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है तो अखरोट। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पोटेशियम कैल्शियम लवण के रूप में बहुत सारे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। और इसमें हम लोग ALP का क्वेश्चन किए हैं, आगे हम लोग टेक्नीशियन का क्वेश्चन भी करने वाला है। तो कृपया वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।